सोना मोना दो बहनें थी। उनके माँ बाप एक सेठ के यहाँ काम करते थे। एक बार जब वह काम पर जा रहे थे तो उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जब यह बात सेठ को पता चली तो सेठ उनके घर गया और कहा, तुम्हारे माँ बाप का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। जब यह बात उन दोनों बहनों ने सेठ के मुंह से सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? मोना, तू फिक्र क्यों करती है? तेरी बड़ी बहन है ना तेरे साथ, तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। मोना रोते हुए सोना के गले लग जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। उस समय सोना की उम्र 15 साल की और मोना की उम्र 12 साल की थी। सोना को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और फिर समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद उसे माँ की संदूक से कुछ पैसे मिलते हैं और वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं इन पैसों से बच्चों के खाने का सामान खरीदूं और उन्हें बेचूं। लेकिन इतने में तो मैं मोना को नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्यों ना मैं कुछ घरों में भी काम करने लगूं। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मोना को पढ़ा लिखा सकूं और उसे कुछ काबिल बना सकूं। समय बीतता गया। मोना बड़ी हो गई और स्कूल से कॉलेज में चली गई। एक दिन जब मोना कॉलेज जा रही थी तो सोना ने कहा, अच्छा सुन, ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता। ये आजकल का फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। ये कहती हुई वह हंसती हुई बाहर चली गई। सोना की आंखों में आंसू थे। शायद वह बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन मोना अपने कॉलेज के दोस्त रमेश को अपने घर लेकर आती है। तब, दीदी, इनसे मिलो, ये है मेरे कॉलेज के दोस्त रमेश। नमस्ते दी। नमस्ते। मोना, ये तुम्हारा घर इतना छोटा है, कैसे रहती हो इसमें? इससे बड़ा तो मेरे कमरे का बाथरूम है। रमेश, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े से घर में रहने वाली हूँ। क्यों टेंशन लेते हो? मोना, क्या तू रमेश से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। दीदी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटे से घर में रहूं और तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? रमेश तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं और आप देखें कि कैसे क्या करना है। सोना मोना की बात से चिंतित, हैरान, परेशान और दुखी थी कि इतनी जल्दी वो सब कुछ कैसे करेगी। सोना ने ये बात नीरज को बताई। सोना जब भी मुसीबत में होती थी, नीरज हमेशा उसका साथ निभाता था। वह उसका बहुत अच्छा साथी था। सोना, तुम चिंतित ना हो, सब हो जाएगा। देखो सोना, तुम उसकी बड़ी बहन हो तो पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं नीरज, मोना मेरी छोटी बहन है और वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। मोना और रमेश की शादी धूमधाम से होती है। सोना ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद मोना का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि रमेश बहुत ही अमीर और पैसे वाला था। सोना बहुत ही अकेली हो गई थी। एक दिन नीरज ने उससे कहा, सोना, अब मोना अपने ससुराल अपने घर चली गई है। तुम्हारे सारे फर्ज पूरे हो चुके हैं। क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? हाँ कहो नीरज, क्या हुआ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना चाहोगी? सोना नीरज को शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी के बाद बहुत खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। नीरज गरीब था। वह एक मिल में काम करता था। घर में बीमार माँ और पिताजी थे। सोना ने अपनी शादीशुदा गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। साथ में वो अपना पुराना काम घरों का भी करने लगी। मोना हमेशा कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ आती और सोना को उसकी गरीबी का एहसास कराया करती थी। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी और बेकार सी साड़ी पहनी है। इससे अच्छी साड़ी तो मेरी काम वाली पहनती है।
कोई बात नहीं मोना, इंसान की असली पहचान तो उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। बैठो मोना, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। कल रमेश ने घर पे पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम और जीजा जी दोनों को आना है। और दीदी प्लीज कपड़े ना जरा अच्छे पहन कर आना। मोना के जाने के बाद सोना बाजार गई और उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लाई। नीरज और सोना दोनों मोना के घर गए और उसके जन्मदिन का तोहफा दिया। साड़ी देखकर मोना को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो तोहफा लाना चाहिए था ना। मैं किसी को क्या दिखाऊंगी कि मेरी दीदी कितनी घटिया सी साड़ी लेकर आई है। फिर इतना कहकर मोना साड़ी को कूड़ेदान में फेंक देती है। सोना रोती हुई वापस अपने घर जाती है। नीरज ने उसे बहुत समझाया। देखो सोना, एक दिन हमारे दिन बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन खुद तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद मोना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन नीरज सोना को मोना के घर जाने के लिए मना कर देता है। सोना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए नौकरी तो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात नीरज को बताई। अच्छा नीरज, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं यही काम शुरू कर दूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूँगा, तुम धर्मपत्नी हो मेरी, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और ये लो, मेरे पास 15,000 रुपए हैं, जरूरत होगी तो और इंतजाम करूँगा, तुम काम शुरू करो बस। सोना ने छोले भटूरे बनाने का काम शुरू किया। लोगों को उसके छोले भटूरे बहुत पसंद आने लगे। दूर दूर तक उसके छोले भटूरों की तारीफ होने लगी। सोना के छोले भटूरे का ठेला दुकान में बदला जाता है। उसके पास कई बड़े बड़े होटलों से ऑर्डर आने लगते हैं और फिर उसकी दुकान होटल में बदल जाती है। नीरज भी अपनी नौकरी छोड़कर सोना का हाथ बटाने लगता है। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे। अब तो सोना मोना से कई ज़्यादा अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट बदली। रमेश के भाई ने उससे सारी प्रॉपर्टी के कागजों पर धोखे से साइन करा लिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और रमेश और मोना को धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था और वह कुछ दिन किराए पर रहने लगे। वहां किराए ना देने के कारण उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है। 2 दिन उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में गुजारे और दूध ना मिलने के कारण बच्ची रोने लगी। तबीयत खराब हो गई और वह बेटी को गोद में लेकर रो रही थी। तभी एक चमकती हुई कार उनके सामने आई और उसमें से उसकी बहन सोना निकली और मोना से कहने लगी, मोना, तूने ये क्या हाल बना रखा है और यहाँ क्या कर रही है? रमेश कहाँ है और ये गुड़िया बेटी क्यों रो रही है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। दीदी, रमेश रिंकू के लिए दूध लेने गए हैं। इसकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी, रमेश के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी कितनी बेइज्जती किया करती थी। शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए बहुत सारी खुशियां कुर्बान कर दी और मैं दौलत के नशे में सब कुछ भूल गई। मुझे माफ कर दो दीदी। सही समय पर दवाई मिलने पर मोना की बेटी ठीक हो जाती है। रमेश, मोना, अब तुम हमारे ही साथ रहोगे। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान कमरे में रखवा देती हूँ। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब साथ में ही रहेंगे, क्यों नीरज? गरीब अमरूद बेचने वाली। माँ, मुझे अमरूद खाने हैं, दिला दो ना प्लीज। अम्मा, 50 रुपए के अमरूद दे दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। ये लो बेटा। माँ, ये बूढ़ी अम्मा इतनी उम्र में भी कितना काम करती है। हाँ बेटा, शायद इन अम्मा का इस दुनिया में कोई नहीं होगा। शायद इसीलिए अम्मा को इतनी उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। अब जल्दी चलो बेटा, वरना हम लेट हो जाएंगे। बूढ़ी अम्मा उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही होती है। तभी बूढ़ी अम्मा के आंसू निकल आते हैं और वो खुद से कहती है, हाँ, आज इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, पर कल तक मैं अकेली नहीं थी। मेरा भी एक परिवार था।
रोते हुए बूढ़ी अम्मा अपने पुराने दिनों को याद करती है। सुनो जी, पापा को गए हुए 1 महीना हो गया है, पर तुम्हारी माँ सदमे से बाहर नहीं आई हैं। घर के सारे काम मैं ही करूं और वो आराम से बैठकर बस रोटियां तोड़ें। मैं कोई इस घर की नौकरानी तो नहीं हूँ। तुम अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, मैं तो अब इनसे तंग आ गई हूँ। तुम पागल हो क्या? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। ये घर माँ के नाम है। अगर माँ यहाँ से चली गई तो घर भी उनके साथ चला जाएगा, फिर रहना सड़क पर। अब जाओ अपना काम करो और मुझे ऑफिस जाने दो। मोहित अपने ऑफिस चला जाता है और देवकी भी मंदिर से घर आ जाती है। पोता अमर भी साथ था। दादी पोते में बहुत प्यार था। अमर अपनी दादी देवकी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वो जहाँ जाती वो उनके साथ ही चला जाया करता था। बहू, मोहित गया क्या ऑफिस? माँ जी, वो तो गए अपने ऑफिस, पर मैंने आपसे कहा था ना कि आप घर के कामों में मेरा हाथ बटाया करो। पर आपको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं। अब जाइए, रसोई में बर्तन है, उन्हें धो दीजिए। और तू जाके पढ़ाई कर, परीक्षा आने वाली है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। रितिका भी ऑफिस चली जाती है। दोनों मियाँ बीवी एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उनका अपना ऑफिस था। बेटा और बहू पूरे दिन काम करते और देवकी सारे दिन घर का काम किया करती है। बेटा और बहू बस अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पति के दुनिया से चले जाने के बाद देवकी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शाम को रितिका और मोहित घर आ जाते हैं। देवकी को ऐसा लगता है मानो जैसे ये दोनों ऑफिस से पैसों का बैग भर कर लाते हों। वहीं देवकी की बहू रितिका बस इसी फिराक में रहती थी कि किसी तरह बस देवकी को इस घर से बाहर निकाल के वो उसके घर की मालकिन बन जाए, और एक दिन उसे ऐसा करने का मौका मिल ही जाता है। हे भगवान, मैं मर गई। गर्म पानी की बाल्टी किसने रखी थी यहाँ? मेरा पूरा हाथ जल गया। जरूर ये काम माँ जी का ही होगा। वो तो चाहती है कि मैं मर जाऊं ताकि उन्हें इस घर में आराम से रहने को मिले। क्या हुआ रितिका, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। उन्होंने जानबूझकर बाल्टी में गर्म पानी रखा था ताकि मैं जब नहाने जाऊं तो मैं जल जाऊं। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जा रही हूँ। माँ, ये क्या किया आपने? आपकी वजह से मेरा घर परिवार टूट रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? पर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मोहित बेटा। मुझसे तो बहू ने ही कहा था कि उसे गर्म पानी से ही नहाना है, और मैंने उसे बताया भी था कि बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे नहीं पता बहू ऐसा क्यों कह रही है। तो मुझ पर ऐसे क्यों गुस्सा हो रहा है बेटा? हाँ, मैं ही झूठी हूँ, आप ही सच्ची हो। तो रहो अपने बेटे के साथ। अमर स्कूल से आ जाए तो मैं उसे लेके चली जाऊंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो रितिका, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अब माँ इस घर में नहीं रहेंगी। इतना कुछ होने के बाद भी देवकी नहीं चाहती थी कि उसके बहू बेटे आपस में लड़ें या उनका रिश्ता टूटे। इसलिए देवकी खुद ही घर से बाहर कहीं चली जाती है, और थोड़ी देर बाद ही अमर स्कूल से आ जाता है। माँ, दादी, आप लोग कहाँ हो? दादी कहाँ हो? अरे अमर बेटा, आ गया तू? चल हाथ मुंह धो ले, फिर मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। माँ जी, खाना बन गया क्या? माँ जी। माँ, दादी कहाँ है? मुझे उनके साथ पार्क जाना था। दादी ने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे पार्क लेके जाएंगी। बहुत आवाज देने पर भी देवकी नहीं आती है। फिर रितिका उन्हें पूरे घर में ढूंढती है। कहीं ना मिलने पर वो मोहित को फोन करके सब बता देती है। मोहित घर आ जाता है। क्या हुआ? कहाँ चली गई? तुमने सब जगह देख लिया ना? मैंने सब जगह देख लिया, माँ जी नहीं है, और अमर भी रो रहा है और बार बार माँ जी को पुकार रहा है। अब उसे कैसे समझाओगे? अमर बेटा, तुम रो मत। दादी कुछ दिन के लिए हरिद्वार गई हैं, वो जल्दी घर आ जाएंगे। मोहित अमर को समझा देता है। दोनों पति पत्नी देवकी के घर छोड़कर जाने से बहुत खुश हो जाते हैं और देवकी को ढूंढने की जरा भी नहीं सोचते हैं। और रितिका कहती है, अच्छा हुआ माँ जी अपने आप ही चली गई। हाँ, सही कहा तुमने। अब ये घर हमारा हुआ। देवकी सड़कों पर बेसहारा घूम रही होती है। देवकी के पास जितने पैसे होते हैं उनसे वो एक दूसरे शहर आ जाती है और झुग्गी में रहने लगती है, और वहीं वो अपना गुजारा करने लगती है। देवकी को यहाँ 10 साल हो जाते हैं और बीते 10 सालों से वो अपने परिवार से दूर है। आसपास के झुग्गी वाले अब देवकी को पहचानते थे और उसका बेटा और बहू उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। अपना पेट पालने के लिए देवकी अमरूद बेचने लगती है। आज देवकी परिवार के होते हुए भी अकेली है और आज भी अमरूद बेचकर अपना गुजर बसर कर रही है। देवकी काकी, घर चल रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। रानी बेटा, अभी मेरे बहुत अमरूद बचे हैं, सोच रही हूँ थोड़ी देर और बैठ जाऊं, क्या पता ये बिक ही जाए।
थोड़े से और बिक जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। लाला के अमरूद के पैसे लौटाने हैं। तुम बताओ, तुम्हारे नारियल पानी की बिक्री हुई क्या आज? हाँ काकी, आज बाजार में घूम कर बेचे तब जाके बिके। मैं तो कहती हूँ अपने अमरूद भी मुझे ही दे दिया करो बेचने के लिए, पर तुम मानती कहाँ हो काकी? नहीं बिटिया, तू भी तो कितनी मेहनत करती है, तुझे भी तो अपने घर का ख्याल रखना है ना। तेरे बापू भी बीमार रहते हैं, कम से कम तू अपने घर का खर्च चला लेती है, यही बहुत बड़ी बात है। तू चिंता मत कर, अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। हाँ, धन्य हो काकी, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं घर चलती हूँ, तुम आराम से आ जाना। देवकी को अमरूद बेचते बेचते बहुत देर हो जाती है, अंधेरा भी होने लगता है। तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है। यार पर देखना, सामने एक अम्मा अमरूद बेच रही है। तू रुक, मैं अमरूद लेके आता हूँ। अम्मा 50 रुपए का अमरूद देना। हाँ हाँ, क्या 500 के खुले हो जाएंगे? मेरे पास खुले पैसे नहीं है ना। नहीं बेटा, मेरे पास भी खुले पैसे नहीं हैं। सतीश अमर से पैसे मांगता है। सतीश के मुंह से अमर का नाम सुन के देवकी घबरा जाती है। उधर अमर भी देवकी को देख लेता है। जब देवकी उससे अलग हुई थी तब अमर 10 साल का था और आज वो पूरे 20 साल का हो गया है। दादी यहाँ और इस हालत में? अमर अपनी दादी को देखते ही उनके गले से लग जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अमर इसी शहर में रहकर अपनी आगे की पढ़ाई कर रहा होता है। उसके बाद देवकी सबसे विदा लेकर अमर के साथ अपने शहर, अपने घर चली जाती है। देवकी को अमर के साथ देखकर रितिका और मोहित हैरान रह जाते हैं। अमर बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है, माँ पापा, आखिरी बार आप दोनों से मिलने और अपना सामान लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज के बाद आप दोनों को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। आप दोनों ने मुझसे झूठ बोला कि दादी हरिद्वार गई थी, और आज 10 साल बाद दादी की ऐसी हालत देखे मुझे आप दोनों को माँ बाप कहने में शर्म आती है। आपने मुझे दादी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब मैं आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, हम तेरे बिना नहीं जी पाएंगे। हाँ मोहित बेटा, हमें माफ कर दो। ऐसा मत करो हमारे साथ। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। अच्छा, तो दादी माँ की बुढ़ापे का सहारा आप ही तो थे, तो आपने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं? मैं आप लोगों की एक नहीं सुनूंगा, मैं दादी के साथ जा रहा हूँ। दोनों दादी पोते घर से जा ही रहे होते हैं, तभी रितिका और मोहित देवकी के पैरों में गिरकर बोलते हैं, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया था। हाँ माँ, अमर को समझाओ ना, हमें छोड़ के ना जाए। देवकी वहीं एक सोफे पर बैठ जाती है। अमर डॉक्टर को बुलाने को कहता है। नहीं बेटा अमर, मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने पोते और बेटे बहू से मिल ली, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। तुम अपने माता पिता को माफ कर दो, अपने माता पिता के साथ रहो, अपने माता पिता की खूब सेवा करना। माता पिता का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद होता है। हमेशा खुश रहना बच्चों। इतना कहते ही देवकी दम तोड़ देती है, मानो वो अपने बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए ही इस दुनिया में जिंदा थी। रितिका और मोहित की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। अमर अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। आज उसकी दादी गरीबी में दुखों को झेलते हुए इस दुनिया से जा चुकी थी। एक गांव था रामपुर नाम का। उस गांव में किशोर और उसकी पत्नी पल्लवी और उनकी 2 बेटियां रहती थीं। उनकी बेटियों का नाम रेशमा और शीतल होता है। वो बहुत गरीब थे। किशोर एक शेर सिंह नामक अमीर आदमी के घर काम करता था। किशोर बहुत ईमानदार और एक नेक दिल इंसान था। एक दिन किशोर का मालिक शेर सिंह किशोर से कुछ कहता है। किशोर, तुम्हारा बहुत साफ दिल है और तुम बहुत ही ईमानदार हो। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम बहुत ही नेक हो। शुक्रिया किशोर। मालिक, आप कैसी बात कर रहे हो? मालिक, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझे अपने यहाँ काम दिया और नेक और साफ दिल तो आपका है, जो आपको सभी नेक और साफ दिल के मिलते हैं। शेर सिंह किशोर पर बहुत भरोसा करता था। किशोर थोड़ा कमाता था, पर अपनी ईमानदारी के साथ जब किशोर शाम को अपने घर जाता था तो अपनी बेटियों के लिए चिप्स, कुरकुरे और कई चीजें लेकर जाया करता था। और किशोर की पत्नी पल्लवी भी बहुत खुश रहती थी। वो रोज सुबह नहाकर आलू पूरी बनाती और मंदिर जाकर भगवान जी को चढ़ाती थी। आसपास जितने भी भिखारी होते थे, पल्लवी सबको आलू पूरी खिलाती थी।
किशोर की पत्नी भी किशोर की तरह साफ दिल की ही इंसान थी। एक दिन शेर सिंह के यहाँ 10 लाख की चोरी हो जाती है। उस चोरी का इल्जाम किशोर पर आता है। शेर सिंह किशोर से कहता है, किशोर, तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, आज तुमने साबित कर दिया कि गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, जहाँ पैसा देखा नहीं कि बस नीयत बिगड़ जाती है, और तुम भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन मालिक, आप मेरा गुनाह तो बताइए कि मैंने किया क्या है। मैंने आपका भरोसा कैसे तोड़ा है, मुझे बताओ तो सही मालिक। तो तुम नहीं जानते किशोर कि तुमने आखिर किया क्या है? हाँ, तुमने आज पूरे 10 लाख की चोरी की है। मैंने तुम्हारे थैले में अभी 2 लाख रुपए देखे हैं। ये यहाँ कैसे आए तुम्हारे पास, वो तो बताओ। मालिक, मेरे थैले में पैसे, और वो भी पूरे 2 लाख। मालिक, ये पैसे मैंने नहीं चुराए, और ये थैला मैं रोज अपने साथ लेकर आता हूँ, ताकि मैं शाम को जाते समय घर के लिए सब्जियाँ लेता जाऊँ और अपनी बेटियों के लिए कुछ खाना ले जा सकूं। अरे चुप करो किशोर, और कितना झूठ बोलोगे? तुम निकल जाओ यहाँ से, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। किशोर वहाँ से चला जाता है और वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि मालिक ने मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा दिया है। वो ये सोचते सोचते ही जा रहा होता है, तभी वहाँ से एक कार आ जाती है और किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। पर शेर सिंह को कुछ पता नहीं होता है। पल्लवी को अपने पति की मौत का बड़ा सदमा पहुंचता है, पर वो अपनी बेटियों के लिए खुद को संभालती है और फिर वो तीनों माँ बेटी अकेली रह जाती हैं। पल्लवी को घर का खर्चा किशोर के बिना चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन पल्लवी सोचती है, मैं ये आलू पूरी जो भगवान जी को चढ़ाती हूँ, क्यों ना मैं इस आलू पूरी का एक ठेला ही खोल लूँ, और उस आलू पूरी से जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, मैं उन पैसों से घर का खर्चा चला लूंगी और अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश दे सकूंगी। पल्लवी आलू पूरी का एक छोटा सा ठेला खोल लेती है और आलू पूरी बेचने लगती है। उसकी आलू पूरी लोगों को बहुत पसंद आती है और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं, अरे वाह पल्लवी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे हाथों की आलू पूरी बड़ी ही लाजवाब है। तुम्हारे हाथों की आलू पूरी खाकर दीवाने हो जाते हैं लोग। क्या बात है पल्लवी, तुम्हारे हाथों की आलू पूरी तो बड़ी ही अच्छी है। अरे भैया, ये क्या बात कर रहे हो? ये तो आप सबका प्यार और बड़प्पन है मेरे साथ। फिर ऐसे ही पल्लवी की आलू पूरी लोगों को बहुत पसंद आने लगती है और रोज बहुत सारे लोग उसकी आलू पूरी खाने के लिए दूर दूर से आते हैं, और जो लोग लाचार होते हैं उन्हें पल्लवी ऐसे ही आलू पूरी खिला देती है और उनसे कोई पैसे भी नहीं लेती है, और वो लोग पल्लवी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं। वहीं उसके बराबर में एक और आदमी अपना ठेला लगाता था। जब से पल्लवी ने वहां पर अपना ठेला लगाना शुरू किया था, उसकी बिक्री होनी बंद हो गई थी। अब सारे लोग पल्लवी के ठेले पर ही आलू पूरी खाने आने लगते हैं, जबकि उसका भी आलू पूरी का ही ठेला था। उसकी आलू पूरी पल्लवी की आलू पूरी के सामने फीकी पड़ जाती थी। ये देख पड़ोसी आलू पूरी वाला उससे कहता है, अरे पल्लवी, ये अपना ठेला वहाँ से हटा और कहीं और लेकर लगा। जब से तूने ये अपनी आलू पूरी का ठेला खोला है, लोग तेरी ही आलू पूरी खाते हैं और मेरी तरफ तो कोई आता ही नहीं है। जब तू नहीं थी तो सब लोग मेरी ही आलू पूरी खाते थे। चुपचाप से अपना ठेला कहीं और जाकर लगा, चली जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, मैं अपना ठेला कहाँ ले जाकर लगाऊंगी? भाई साहब, मुझे यहीं रहने दो ना। गरीब और बेसहारा हूँ मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे अपनी बेटियों का पेट पालना है, मुझे यहीं रहने दो ना। अरे पल्लवी, मैंने तुझसे कहा यहाँ से कहीं और जा, अपना ठेला लेकर निकल जा। पल्लवी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। अपना ठेला लेकर पल्लवी गांव के बाहर जाकर लगाने लगती है, लेकिन वहाँ उसकी कुछ खास बिक्री नहीं होती है। उसके पास वहाँ पर ग्राहक कम आते हैं और रोज ऐसे ही ग्राहक कम होते जाते हैं। कुछ दिनों तक तो ठेला ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन पल्लवी सोचती है, क्यों ना मैं गांव के अंदर जाकर ही अपना ठेला लगा लूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी आमदनी तो बहुत कम हो जाएगी, फिर मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी। फिर पल्लवी गांव के अंदर ही आकर अपना ठेला लगाती है। उसको वहां भी ग्राहक कम से कम मिलते हैं। फिर एक दिन उसके पति किशोर का मालिक शेर सिंह वहां आता है और उससे कहता है,
पल्लवी, क्या तुम यहाँ पर ठेला लगाती हो? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम यहाँ हो? मुझे पता चला कि किशोर का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई। मुझे बहुत दुख हुआ यह सुनकर। पल्लवी को ये सुनकर किशोर की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, मालिक, अब क्यों आए हैं आप अपना दुख जताने? आपने तो उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था, और वो भी पूरे 10 लाख का। जब आपने चोरी का इल्जाम लगाया था तो किशोर जी यही सोचते आ रहे थे कि आप उन पर बहुत भरोसा करते थे, और जब आपने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया था और रोड पर उनका एक्सीडेंट हो गया। पल्लवी, मुझे माफ कर दो। मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि चोरी किशोर ने नहीं बल्कि मेरे दूसरे नौकर ने की थी। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारा पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और तुम यहाँ अपना ठेला क्यों लगाती हो? क्या बताऊं मालिक, मैं तो अपना ठेला मंदिर के पास लगाती थी, पर वहाँ पर एक और आदमी अपना ठेला लगाता था। मेरी वजह से उसकी बिक्री कम होने लगी और उसने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं बेचारी अकेली औरत क्या करती, चली आई वहाँ से। यहाँ पर मेरी बिक्री बहुत कम होती है, मैं इसी से अपना घर का खर्चा किसी तरह निकाल पाती हूँ। चलो पल्लवी, तुम अपना ठेला वहीं जाकर लगा, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें वहाँ से हटाता है। पल्लवी फिर से अपना ठेला वहीं जाकर लगाती है और उसके साथ शेर सिंह भी जाता है। शेर सिंह को देखकर सब उसे नमस्ते करते हैं। फिर शेर सिंह उस ठेले वाले के पास जाता है। क्यों भाई, ये जगह क्या तुम्हारे बाप की है जो तुमने पल्लवी को यहाँ से भगा दिया, या तुमने खरीद रखी है? हाँ, क्यों, क्या दिक्कत है भाई? नहीं साहब, मुझे पता नहीं था कि पल्लवी आपके रिश्ते में है। मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर दो साहब। शेर सिंह से सब डरते थे क्योंकि शेर सिंह गांव का बहुत अमीर आदमी था। और फिर पल्लवी रोज अपना ठेला वहीं लगाती है और उससे कोई कुछ नहीं कहता था। पहले की ही तरह पल्लवी के पास बहुत सारे लोग आलू पूरी खाने आने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से पल्लवी रोज अपना ठेला वहीं लगाती है और खुशी खुशी अपनी आलू पूरी बेचती है और ढेर सारी तारीफें लूटती है, और इसी तरह वो अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करने लगती है। पलकी एक अच्छे स्वभाव की लड़की होती है। शरीर से तो वो वैसे बौनी होती है, इसीलिए उसकी लंबाई कम होने की वजह से स्कूल में आसपास के बच्चे उसे चिढ़ाया करते हैं, जिसका पलकी को बहुत बुरा लगा करता है। एक दिन जब पलकी स्कूल से जा रही होती है तब रिंकी देखो, बौनी जा रही है। ये बड़ी तो हो गई है मगर इसकी लंबाई छोटी रह गई है। कैसी अजीब सी लगती है। राजू और रिंकी पलकी के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे चलते हुए उनकी बातें भी सुनने लगती है। हाँ राजू, इसकी लंबाई तो मेरे छोटे भाई से भी छोटी है। जब इसकी शादी होगी तब इसका पति भी इसको बौना ही मिलेगा। दोनों बच्चे पलकी को बुरा भला बोलकर हंस रहे होते हैं और पलकी रोते हुए अपने घर चली जाती है। आगे चलकर कुछ सालों बाद वो बड़ी हो जाती है। वो उम्र से तो बड़ी हो जाती है पर वो बौनी ही रह जाती है, लेकिन उसके सिर के बाल बहुत ही सुंदर और काले घने हो जाते हैं। मगर फिर भी उसकी शादी के लिए एक भी रिश्ता नहीं आया होता है। निराश होकर पलकी की माँ शोभा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर आइए ना। मेरी बेटी ने बचपन से ही बहुत दुख और तकलीफ सही है, क्या उसकी तकदीर में सुख नहीं है? परेशान न हो शोभा बहन, मैंने पलकी की कुंडली देखी है। अब उसकी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। उसके जीवन में बहुत ही होनहार लड़का उसका जीवन साथी बन के आने वाला है, और यहाँ तक कि उसका ससुराल भी बहुत ही अच्छा होगा। सच पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लीजिए, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं आपकी दक्षिणा के लिए। अरे शोभा बहन, तुम मेरी दक्षिणा की चिंता न करो। जब तुम्हारी बेटी पलकी की शादी हो जाए तब मुझे दक्षिणा के बदले कुछ मीठा ही खिला देना, वही मेरी दक्षिणा होगी। शोभा खुश होकर अपने घर को जाने लगती है। रास्ते में उसे एक आशा नाम की औरत मिलती है, जिसके साथ एक लड़का भी होता है जिसका नाम अमित होता है। उनके हाथ में एक उपहार होता है। वो शोभा से पूछता है, माँ जी, हम यहाँ पर शोभा नाम की औरत के घर जा रहे हैं, जिनकी एक बेटी है जो बौनी है। मुझे उससे शादी करनी है, इसलिए हम उनके यहाँ रिश्ता लेकर जा रहे हैं। क्या कहा? सच में उस लड़की से शादी करोगे? अरे बहन जी, मेरा बेटा कह तो रहा है कि उससे ही शादी करेगा,
वो लड़की स्वभाव में बहुत अच्छी है, आप बस हमें उनका पता बता दो। जी, मैं ही हूँ उस लड़की पलकी की माँ शोभा। चलिए मैं आपको अपने घर लेके चलती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, आप हमें रास्ते में ही मिल गयी, नहीं तो हम दोनों माँ बेटे आज इधर उधर ही भटकते रह जाते। चलिए चलते हैं आपके घर। आइए चलिए ना, मेरा घर बस थोड़ी ही दूर है। शोभा उन दोनों को अपने घर लेके आ जाती है और अपनी बेटी पलकी को आवाज लगाते हुए कहती है, बेटा पलकी, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेके आ जाओ। वैसे आप लोगों को किसने बताया मेरी बेटी पलकी के बारे में? आपके पड़ोस में हमारे कुछ जानकार रहते हैं, जिन्होंने हमें आपकी बेटी पलकी के बारे में बताया था। बात ये है कि मेरी 2 और बहुएं हैं, जो घर में कुछ खास काम तो करती नहीं हैं, बस अपने में ही मस्त रहती हैं। जब मैंने आपकी बेटी पलकी के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे अमित के लिए आपकी बेटी पलकी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छी बात है जी, ये तो मेरा नसीब है जो आपको मेरी बेटी पसंद आई है। तभी वहाँ पलकी चाय समोसे लेके आ जाती है और टेबल पर रख देती है। अमित को पलकी अच्छी लगती है और पलकी को भी अमित पसंद आ जाता है। बेटी पलकी, ये आशा बहन है, ये अपने बेटे अमित से तुम्हारी शादी कराना चाहती हैं। तुम्हारी होने वाली सास हैं और ये अमित है, इनसे ही तेरी शादी होने वाली है। नमस्ते माँ जी, और आपको भी नमस्ते जी। बेटी पलकी, तुम्हें मेरा बेटा अमित पसंद तो आया ना? हाँ पलकी जी, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। जी, मुझे कुछ नहीं पूछना, आप मुझे पसंद हो और बाकी माँ जी जैसा ठीक समझे। चलिए शोभा बहन, इन दोनों बच्चों की शादी की तैयारियां करते हैं। शादी अगले हफ्ते ही करेंगे, मुझे अपनी बहू को जल्दी अपने घर लेके जाना है। शोभा इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाती है। दोनों बच्चों का रोका हो जाता है और पलकी के तो मानो भाग ही खुल जाते हैं। शोभा सबका मुंह मीठा करवाती है। फिर आशा के अनुसार अगले हफ्ते पलकी और अमित की शादी करवाई जाती है और बौनी बहू अमित के साथ अपने ससुराल आ जाती है। फिर गृह प्रवेश के बाद आशा की दोनों बड़ी बहू निशा और सलोनी पलकी का मजाक बनाते हुए कहती हैं, अरे माँ जी, आपको कोई और बड़ी बहू नहीं मिली अपने बेटे के लिए जो इस छोटी सी बच्ची को बहू बनाकर ले आई हो? मंडप में तो हमें पता ही नहीं चला बहू बोनी है। सही कहा निशा, इस बोनी से तो बड़े इसके बाल हैं। ये पसंद आई है देवर जी को, बोनी बहू। बस करो तुम दोनों। निशा, सलोनी, तुम्हारी देवरानी आई है और आते ही तुम दोनों उसका मजाक उड़ाने लगी हो। तुम दोनों के इस रवैये को देखकर ही मुझे पलकी पसंद आई है। तुम दोनों तो मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। पलकी बहुत अच्छी है, बोनी है तो क्या हुआ, उसकी आदत तो तुम दोनों से बहुत अच्छी है। अच्छा माँ जी, हम दोनों आपकी बात नहीं मानती हैं, तो क्या आप बोनी बहू ले आओगी? अब ये मानेगी आपकी सारी बात, ये करेगी आपका सारा काम, अब ये करेगी आपकी सेवा। चलो निशा, चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ समझता कौन है, शादी की थकान भी कुछ ज्यादा ही हो गई है। मजाक उड़ाकर दोनों घमंडी जेठानियाँ वहाँ से अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, तुम अपनी दोनों जेठानियों की बात का बुरा मत मानना, उन दोनों की बात करने का स्वभाव ही ऐसा है। वैसे वो दिल की बहुत अच्छी हैं। हाँ पलकी, दोनों भाभी का स्वभाव ऐसा ही है। चलो अपने कमरे में चलते हैं। अगर तुम्हें अपनी माँ की याद आए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। आप बहुत अच्छे हो अमित जी, और माँ जी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने देती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले हैं। इतना कहकर पलकी और अमित वहाँ से चले जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अगली सुबह बोनी बहू जल्दी उठकर पूजा पाठ कर कर अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है, जिसे खाकर घर के सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इसी बात से चिढ़कर घमंडी बड़ी जेठानी कहती है, देख रही हो निशा, कैसे इस बोनी बहू ने आते ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया है। माँ जी तो जैसे खुशी के मारे फूले ही नहीं समा रही हैं और इस बोनी का गुणगान किए जा रही हैं। हाँ दीदी, सही कहा आपने, मुझे सब दिखाई दे रहा है। कैसे माँ जी बोनी का ख्याल रख रही हैं, उसे प्यार कर रही हैं। बहू, कल तो लहंगे में तुम्हारे इतने लंबे बाल दिखाई नहीं दे रहे थे, पर आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं, क्या राज है इनका? अरे कोई राज नहीं है माँ जी, जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मेरे बाल भी बड़े होते गए। पलकी, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, इन्हें कभी कटवाना मत। आज शाम को मैं तुम्हारे लिए गजरा लेके आऊंगा, उसे अपने बालों में लगा के दिखाना।
पलकी ये सुनकर शर्मा जाती है और उधर दोनों जेठानियां अंदर ही अंदर फूंक रही होती हैं। समय बीतने के साथ ही पलकी ने पूरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली होती है, क्योंकि उसकी दोनों जेठानियां उसका काम में हाथ नहीं बटाया करती हैं, बस सोफे पर बैठकर उसे काम करते हुए देखती हैं। बोनी बहू की सास उसकी हर बात पर बहुत तारीफ करती है, जिसके बाद बड़ी जेठानी को बोनी बहू से नफरत हो जाती है और एक दिन बोनी बहू के नहाने से पहले वो उसके शैम्पू में केमिकल मिला देती है। अब देखना, ये बोनी माँ जी की बहुत लाडली बनती है ना, और माँ जी भी इसकी तारीफों के पुल बांधती रहती हैं। अब न रहेंगे इस बोनी के बाल और न होगी इसकी तारीफ। सही कहा दीदी आपने, मुझे तो बस उस बोनी को बिन बालों के गंजा देखना है। देखते हैं बोनी बिना बालों के कैसी लगेगी। पलकी रोज उस शैम्पू से अपने बालों को धोने लगती है, जिससे उसके बालों में फर्क आने लगता है। 2-4 दिन बाद ही वो देखती है कि उसके सर के बाल झड़ने लगते हैं और वो अपने झड़ते बालों को देख बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये मेरे लंबे बालों के साथ क्या हो रहा है? माँ जी देखिए ना, कुछ दिनों से मेरे बाल कितने टूट रहे हैं, कहीं मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी? अरे बहू, तू इतना सोच रही है ना, इसीलिए तेरे बाल झड़ रहे हैं। तू ज्यादा मत सोच, तेरे बाल झड़ना रुक जाएंगे। अरे निशा, हमारा प्लान तो आधा ही रह गया, अब हम क्या करेंगे? दीदी तुम चिंता मत करो, आज रात को जब ये बोनी सो जाएगी ना, तब हम इसके बाल ही काट देंगे। ये ठीक है। थोड़ी देर बाद आशा के सर में दर्द हो रहा होता है। वो अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरा सर दबा दे आयोडेक्स लगा के। मैं क्यों करूँ माँ जी, अब तो आपकी पसंद की बहू आ गई है ना, उसी से करा लो। हाँ, तुम दोनों का ऐसा रवैया देखकर ही मैंने पलकी को अपनी बहू बनाया है। वो बोनी है तो क्या हुआ, बहुत संस्कारी है, मेरी बात मानती है और तुम दोनों से बहुत अलग है। उसके बाल देखे हैं तुम दोनों ने, कितने सुंदर हैं, तुम्हारी तरह नहीं, झाड़ू के जैसे। इसीलिए आपको बोनी बहुत पसंद आती है ना? हाँ। सलोनी और निशा वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं और उसी रात दोनों घमंडी जेठानियाँ बोनी बहू के कमरे में आके उसके बाल काटने की साजिश रचती हैं। वो दोनों पलकी के बाल काटने वाली ही होती हैं कि तभी, अरे अरे दीदी, आप दोनों ये क्या कर रही हो? मेरे बाल क्यों काट रही हो? छोड़ो छोड़ो ना, मुझे दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ेंगे तुझे, तेरे इन्हीं लंबे बालों की वजह से माँ जी की नजरों में हम बुरे बन गए हैं। आज तो तेरा टकला होना निश्चित है। तभी वहाँ अमित भी आ जाता है और कहता है, अरे भाभी, आप दोनों ये क्या कर रही हो? छोड़ो पलकी को, उसे लग जाएगी। दोनों जेठानियाँ जब अमित की भी बात नहीं सुनती हैं, तब अमित दोनों को धक्का देकर उन्हें पलकी से दूर कर देता है। तभी वहाँ आशा भी आ जाती है। सलोनी, निशा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई पलकी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करने की? ऐसी भी क्या नफरत हो गई तुम्हारी बोनी बहू से, जो तुम दोनों इसके बाल काटने जा रही थी? शर्म आती है कि नहीं तुम दोनों को? बेचारी के पास इन बालों के सिवा और है ही क्या? क्यों भाभी, आप मेरी पलकी से इतना क्यों जल रही हो? क्योंकि इसकी वजह से ही माँ जी हमें दिन रात सुनाती रहती हैं। इसके लंबे बाल, बोनी बहू कितनी अच्छी है। माँ जी पूरे दिन बस यही बोलती रहती हैं। हाँ देवर जी, माँ जी पूरा दिन बस यही बोलती रहती हैं और बोलते बोलते थकती भी नहीं है। इसीलिए हम इसके बालों को ही काटने जा रहे थे। अगर तुम दोनों को पलकी बहू से इतनी ही नफरत है तो इस घर को छोड़कर अभी चली जाओ। नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हाँ हाँ माँ जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। देवरानी जी, तुम भी हमें माफ कर दो। हमें समझ आ गया कि किसी की अच्छाइयों से किसी के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम कुछ गलत कर बैठे हैं। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अपनी गलतियों का पछतावा होने के बाद दोनों घमंडी जेठानियाँ पलकी, जिसे वो बोनी बहू कहती हैं, उसे अपनी छोटी बहन मानकर अपना स्वभाव बदलकर रहने लगती हैं। तीनों बहुओं को खुश देखकर आशा भी बहुत खुश हो जाती है। गरीबी किसी श्राप से कम नहीं होती है और इसी गरीबी में सुधा भी जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही होती है। पति की मृत्यु के बाद अपना और अपनी 2 बेटियों का पेट पालने के लिए सुधा दिन रात कपड़े सिलने का काम किया करती है। अरे सुधा भाभी, अंदर हो क्या? कौन है? आ जाओ अंदर। अंजलि, आ गई तुम? ये लो अपना गाउन। भाभी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये गाउन कितना सुंदर लग रहा है, जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही गाउन बनाया है आपने, और इसकी फिनिशिंग भी कितनी अच्छी है। हाँ अंजलि, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने ये गाउन सिला है। भाभी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम एक टेलर की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? इतनी अच्छी सिलाई करती हो।
बहुत अच्छी चलेगी तुम्हारी दुकान और बहुत नाम हो जाएगा। अंजलि, रात दिन काम करके मैं बस उतना ही कमा पाती हूँ जितने से मैं अपनी बच्चियों का पेट पाल सकूं। दुकान खोलने के लिए मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। चलो ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी इस गाउन को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अंजलि वहाँ से चली जाती है और सुधा की बेटियाँ सुधा से कहती हैं, माँ, ये कैसे कपड़े थे? मैंने ऐसे कपड़े पहले कभी नहीं देखे हैं। और ये अंजलि आंटी किसके लिए कपड़े सिलवा के लेके गई हैं? बेटा, उसे गाउन बोलते हैं और अंजलि ने अपनी बेटी के लिए उस गाउन को बनवाया है। उसकी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, वो उस गाउन को अपने जन्मदिन पर पहनेगी। माँ, हमने तो अपने जन्मदिन पर ऐसे कपड़े कभी नहीं पहने। मुझे भी मेरे जन्मदिन पर ऐसा ही गाउन पहनना है। हाँ माँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही गाउन पहनना है दीदी के जन्मदिन पर। आप बनाओगी ना हमारे लिए? सुधा अपनी दोनों बच्चियों को ऐसी बातें करते हुए देख रही थी। माँ बोलो ना, क्या तुम हमारे लिए भी ऐसा गाउन बनाओगी ना? हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम दोनों के लिए बिल्कुल वैसा ही गाउन बनाऊंगी। अगले दिन सुधा घर से बाजार गाउन का कपड़ा लेने के लिए जाती है। दुकान पर पहुंचकर, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, इससे गाउन बहुत अच्छा बनेगा। भैया, ये कपड़ा कैसे दिया? बहन जी, ये कपड़ा 1000 रुपए मीटर है। 1000 रुपए? पर भैया, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। थोड़ा ठीक ठाक दाम लगा लो ना। क्या पैसे नहीं है तो यहाँ क्या लेने आई हो? और मैं कोई भाजी तरकारी बेच रहा हूँ क्या जो दाम कम कर लूँ? यही दाम लगेगा, लेना है तो लो वरना जाओ यहाँ से। सुधा वहाँ से आगे जाने लगती है। थोड़ी दूर एक दुकान पर उसे एक गाउन टंगा हुआ दिखाई देता है। वो दुकानदार से पूछती है, अरे वाह, ये गाउन तो बहुत सुंदर है। भैया, ये गाउन दिखाना जरा, बहुत ही प्यारा है। कितने का है ये? पूरे 5000 रुपए का है। सुधा अपने हाथ में 200 रुपए देखती है और दुकानदार से कहती है, भैया मेरे पास तो बस ये 200 रुपए ही है। क्या बस 200 रुपया ही है? 200 रुपया में तुझे 5000 रुपए का गाउन चाहिए? एक काम कर, जाकर फुटपाथ से ही खरीद ले, वहीं मिलेगा तुझे तेरे लिए गाउन। दुकानदार की ऐसी बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक बगीचे में जाकर बैठ जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है और मैं अपनी बेटियों की एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मैं कितनी मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तभी सुधा की नजर बगीचे में घने पेड़ों और उसके फूल और पत्तों पर जाती है। तभी सुधा को अपनी बेटियों की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया मिल जाता है। अरे वाह, यहाँ तो इतने सुंदर और बड़े पत्ते और फूल हैं। क्यों ना मैं इनसे ही अपने बच्चों के लिए अच्छे गाउन सिल दूं? यहाँ इतने सुंदर और बड़े पत्ते और फूल हैं जिनसे मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे गाउन सिल सकती हूँ। उसके बाद सुधा वहाँ से बड़े बड़े पत्ते और तरह तरह के फूल तोड़कर ले आती है और उनसे गाउन सिलना शुरू कर देती है। सिलते सिलते वो उन दुकानदारों की बातें सोच रही थी जिन्होंने सुधा के दिल को चोट पहुंचाई थी। सुधा पूरी मेहनत से पत्तों से एक अच्छा सा गाउन बना लेती है जिसे वो फूलों से अच्छी तरह से सजा देती है। उसके बाद वो उसे अपनी बेटी को पहना देती है। अरे वाह रानी बेटी, तू तो इस गाउन में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। सुधा एक अच्छी सी फ्रॉक अपनी छोटी बेटी के लिए भी बना देती है, जिसके बाद वो दोनों पत्तों और फूलों से बने कपड़े पहनकर घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जिन्हें खेलते हुए गाउन बनाने वाली अंजलि भी उन्हें देख लेती है। अरे ये दोनों तो सुधा भाभी की बेटियां हैं और इनकी ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। लगता है इनके ये कपड़े सुधा भाभी ने ही बनाए होंगे। क्यों ना मैं अपनी बेटी के लिए भी एक गाउन सुधा भाभी से ऐसा ही बनवा लूं। अंजलि सुधा से अपनी बेटी के लिए भी एक अच्छा सा गाउन बनवा लेती है और ऐसे ही पत्तों और फूलों से बने कपड़ों का हर जगह हल्ला मच जाता है, जिसके बाद हर कोई सुधा के पास फूल और पत्तों से बने कपड़े सिलवाने के लिए आता है, जिसे सुनकर अंजलि की एक फ्रेंड अंजलि के साथ सुधा के घर जाती है। सुधा भाभी, ये मेरी दोस्त है, ये एक फैशन डिजाइनर है, ये आपके फूलों और पत्तों से बने कपड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देने आई है। हाँ सुधा जी, आपका काम बहुत अच्छा है। मार्केट में जैसे कपड़े आप सिलती हैं उसकी बहुत डिमांड है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये लीजिए पूरे 5 लाख रुपए और आज से आप हमारे साथ ही काम करेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी। और अंजलि, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। मुझे पता नहीं था कि मजबूरी में सिले गए कपड़े सबको इतने ज्यादा पसंद आएंगे। मेरे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे,
इसलिए मैंने फूलों और पत्तों के कपड़े अपने बच्चों के लिए बनाए थे। सुधा भाभी, आपका यही हुनर तो सबको पसंद आ रहा है। अच्छा, अब हम चलते हैं। हाँ, इस तरह गरीब दर्जी सुधा अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी गरीबी को हराकर अपने हुनर से अपनी बेटियों का भविष्य बनाने में लग जाती है। सुनो जी, आज भी अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम राजू और मुन्नी को क्या खिलाएंगे? कोशिश करना कुछ लेकर ही आना। कल भी ये दोनों बिना कुछ खाए ही सो गए थे। आखिर और कितने दिन हम अपने बच्चों को भूखा सुलाएंगे? अच्छा, मैं चलता हूँ। भुवन एक मेहनती और ईमानदार स्वभाव का आदमी है, जो किसी भी प्रकार की मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। मगर फिर भी ये अपने बीवी बच्चों को एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा है। देश भर में लॉकडाउन के बाद कामकाज मानो ठप ही हो गए हैं। अब ऐसे में अपने परिवार के लिए एक वक्त की रोटी जुटाना भी भुवन के लिए मुश्किल होने लगा है। भुवन एक दुकान पर काम मांगता है। मालिक, क्या मेरे लिए कोई काम है? मैं कुछ भी करूंगा। अरे जा भाई, पहले ही काम मंदा है, कोई काम नहीं है यहाँ, कहीं और जा। भुवन निराश होकर वहाँ से चला जाता है और पूरा दिन बस ऐसे ही घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी होती है। वह थोड़ी दूर एक नदी की ओर पानी पीने के लिए जाने लगता है। वह नदी किनारे रुककर पानी पीने लगता है। वह देखता है कि शाम होने वाली है। हे भगवान, शाम होने वाली है, पर मैंने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया। भगवान, क्या आज भी मेरा परिवार भूखा ही सोएगा? मेरे फूल जैसे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं और मैंने और बाला ने भी तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जल्दी से चलता हूं, मुझे कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों को आज भी बिना कुछ खाए सोना पड़ेगा। भुवन वहां से जाने लगता है। तभी वहां पास से उसे किसी व्यक्ति की आवाज आती है। आवाज सुनकर वह रुक जाता है। अरे सुनो बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैं चल नहीं पा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। हाँ बाबा, रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। भुवन नदी से पानी भरकर लाता है और उस बूढ़े आदमी को पिला देता है। अच्छा बाबा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या हुआ, आज भी खाली हाथ ही घर जाओगे? क्या कहोगे अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से क्या कहोगे? है कोई जवाब तुम्हारे पास? बाबा, आपको कैसे पता? बाबा, आज मैं घर ही नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, पर मेरे पास तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मैं किस मुंह से घर जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भुवन वहीं पेड़ के किनारे लगकर बैठ जाता है और रोने लगता है। वह बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखता है और कहता है, बेटा रो मत, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मेरी बात सुन, अगर मैं जैसा कहूं और तू वैसा ही करेगा तो तेरी किस्मत का भी ताला खुल जाएगा और तू कभी भी भूख से परेशान नहीं होगा। बाबा, मैं हर काम करने को तैयार हूं, पर कोई मुझे काम देता ही नहीं। मैं करूं तो करूं क्या? आप बताओ, मैं क्या करूं? बूढ़ा आदमी भुवन को एक पौधा देता है और उससे कहता है, ये ले बेटा, ये पौधा ले और इसे पहाड़ के पीछे एक बंजर मैदान है, वहां लगा दे। और सुन, वहां से मेरे लिए थोड़ी सी मिट्टी ले आना, और मिट्टी इतनी हो कि मैं उससे एक चूल्हा बना सकूं। भुवन बूढ़े आदमी से वह पौधा ले लेता है और वहां से जाने लगता है। बाबा, मेरा इंतजार करना, मैं अभी ये पौधा वहां लगा कर आता हूं और वहां से आपके लिए थोड़ी मिट्टी भी ले आऊंगा। भुवन जंगल के रास्ते होता हुआ पहाड़ के पास
आ जाता है और कहता है, तो यही है वो पहाड़, इसी के पीछे है वो बंजर जमीन। जल्दी से पौधा वहां जाकर लगा देता हूं, नहीं तो जल्दी ही रात भी हो जाएगी। भुवन पहाड़ के इस पार आ जाता है और देखता है कि पूरा मैदान बंजर होता है। वहाँ एक भी पेड़ या पौधा नहीं होता है। वह पौधा उसी बंजर जमीन में लगा देता है और वहीं से थोड़ी सी मिट्टी भी भर लेता है। तभी वह देखता है कि देखते ही देखते वह बंजर जमीन एक हरे भरे बगीचे में बदल जाती है और वहाँ बहुत सारे फल के पेड़ हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे फल, ये तो कमाल हो गया। आज अपने बच्चों को फल खिलाऊंगा, कम से कम उन्हें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। भुवन उसी थैले में फल भी रख लेता है जिसमें उसने मिट्टी रखी थी और वहाँ से चला जाता है और वहीं आ जाता है जहाँ उसे वह बूढ़ा आदमी मिला था। वह बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा ये लो, मैं ले आया मिट्टी और मुझे भी घर जाना है। मेरे बीवी बच्चे घर पर भूखे हैं। ठीक है, तुम जाओ और ये मिट्टी भी तुम ही ले जाओ। और ये मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं है, जादुई मिट्टी है। इससे अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। उसके बाद तुम उस चूल्हे से जो भी खाना मांगोगे वह चूल्हा तुम्हें वही खाना देगा। ठीक है बाबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। भुवन वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर भुवन की बीवी बाला और उसके बच्चे राजू और मुन्नी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, बापू अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे पिताजी बस आते ही होंगे। वह तुम्हारे लिए कुछ खाने को जरूर लेकर आएंगे। हे भगवान, कहाँ पर रह गए ये बच्चे, भूख से तड़प रहे हैं। भगवान, काश आज उन्हें कोई काम मिल गया हो, वह खाली हाथ ना आए। तभी भुवन घर आ जाता है और खुशी से अपने बच्चों से बोलता है, मेरे बच्चों देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। भुवन जैसे ही थैले को जमीन पर उड़ेलता है, उसमें से बहुत सारी मिट्टी निकलती है। भुवन ने जो फल उस बाग से तोड़कर इस थैले में रखे थे वह भी मिट्टी बन जाते हैं। भुवन हैरान हो जाता है। सही है, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो मिट्टी ही ले आए, खिला दो इन दोनों को ये मिट्टी। अरे मैंने इस थैले में बहुत सारे फल रखे थे, पर मिट्टी कैसे बन गए मुझे नहीं पता। याद आया, तुम एक काम करो, इस मिट्टी का एक चूल्हा बनाओ, फिर आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। माला उस मिट्टी से घर के आंगन में एक चूल्हा बनाती है। उसके बाद भुवन उसे बताता है, चमत्कारी बाबा ने मुझसे कहा था कि इस मिट्टी से अपने घर के आंगन में एक चूल्हा बनाना। ये एक जादुई मिट्टी है, तुम इस मिट्टी के बनाए हुए चूल्हे से कुछ भी खाने को मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। भुवन चूल्हे से चावल मांगता है। हे चमत्कारी चूल्हे, मुझे खाने को चावल चाहिए। चूल्हे से चावल प्रकट हो जाते हैं। तभी भुवन चूल्हे से दाल भी मांगता है तो चूल्हा उसे दाल भी दे देता है। अरे वाह, तुम तो सच बोल रहे थे, ये तो सच में चमत्कार हो गया। आज मेरे बच्चे पेट भर खाएंगे और हम भी। बच्चों, हलवा खाओगे? हाँ, हम खाएंगे। ए जादुई चूल्हे, हमें हलवा खाना है, मुझे हलवा दो। और इस तरह भुवन जादुई चूल्हे से तरह तरह के पकवान खाने के लिए मांगता रहता है और इस तरह भुवन और उसका परिवार पेट भर कर खाना खाते हैं। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। गरीब पर ठंड का कहर। रामू एक बहुत गरीब मजदूर था जिसके घर में उसकी पत्नी मधु और बेटी रानी रहा करती थी। पर अब गर्मियों का मौसम जाने को था और सर्दियों का मौसम आने को था, लेकिन रामू टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था जिसकी खिड़की से हवा आती थी और छत से भी। एक दिन रामू की पत्नी मधु रामू से कहती है कि सुनिए जी, ठंड आने वाली है और ठंड में घर के अंदर बहुत हवा आती है, तो आपको घर की मरम्मत करवानी चाहिए।
और रामू उसे कहता है कि मैं कल जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा ताकि हम अपने घर की मरम्मत करवा सके। यूं ही एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रामू अपनी मजदूरी के काम पर जाता है और वो जिसके पास काम कर रहा था उस मालिक से कहता है कि साहब जी, अगले महीने से ठंड आ रही है और मेरे घर की छत टूटी हुई है जिससे कि घर में हवा आती है, और अगर मैंने जल्दी उसे ठीक नहीं करवाया ना तो ठंड में बहुत दिक्कत हो जाएगी। रामू की बात सुन मालिक कहता है, अरे तो उसमें मैं क्या करूं? रामू कहता है, मालिक, आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता। मालिक कहता है कि अरे अभी तो तूने उतना काम भी नहीं किया है जो मैं तुझे उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। रामू कहता है, मालिक ऐसा मत करो, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरी एक छोटी बच्ची है, मैं और मेरी पत्नी तो ठंड सह लेंगे पर मेरी बेटी नहीं सह पाएगी। रामू की लाख मिन्नतें करने पर भी उसे पैसे नहीं देता है और बेचारा रामू उदास शाम को घर लौट आता है। रामू के घर आते ही उसकी पत्नी मधु उससे पूछती है कि क्या आप मालिक से पैसे लाए? तो रामू उसे बताता है कि मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। जिसके बाद मधु भी अब परेशान हो जाती है। दोनों ही इस बात को लेकर काफी परेशान हो गए थे कि अब सर्दियों में उनका गुजारा कैसे होगा। अब रामू मधु से कहता है कि अभी ठंड आने में पूरा 1 महीना बाकी है, तो मैं अगले महीने की 1 तारीख को अपने मालिक से पैसे के लिए बोलूंगा और तब शायद मालिक मना न करे। और ये सुन मधु कहती है कि हाँ, ये सही रहेगा। यूं ही रामू को मजदूरी करते हुए 1 महीना और बीत जाता है और जब रामू अपने मालिक से कहता है, मालिक अब तो पूरा 1 महीना हो गया है और थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगी है, अरे अब तो आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो ताकि मैं उन पैसों से अपने घर की मरम्मत करवा लूं। रामू के इस बार पैसा मांगने पर भी मालिक फिर से कोई नया बहाना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास सिर्फ ये 500 रुपए हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 500 रुपए देखकर रामू कहता है कि मालिक, मैंने तो इस महीने एक भी छुट्टी नहीं की, उस हिसाब से तो मेरे ज्यादा पैसे बनते हैं। लेकिन मालिक उसे अपनी बातों में फंसा देता है और रामू के ज्यादा बहस करने पर उसे काम से धक्के मारकर निकाल देता है। रामू कम पैसे मिलने और काम से निकाले जाने के बाद बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे वो क्या करे। यूं ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच जाता है, जिसे यूं निराश देख मधु कहती है, क्या हुआ, आप पैसे नहीं लाए क्या? रामू मधु को बताता है कि अरे इस बार भी मालिक ने पूरे पैसे नहीं दिए और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया है। ये बात सुनकर मधु चिंता में पड़ जाती है और कहती है कि अब घर कैसे चलेगा और ठंड में हमारा क्या होगा? रामू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। इतना कहकर वो उन पैसों से घर में राशन भरवाता है और अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। कुछ दिनों तक रामू यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकता है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर अब ठंड भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और रात के समय रामू के घर में ठंडी हवा खिड़की और छत से आनी शुरू हो गई थी। ठंडी हवा की वजह से अब रामू, उसकी पत्नी और उसकी बेटी पूरी रात ठंड में कांपते रहे। उनके पास एक ही कंबल था, अब उसमें भी ठंड नहीं रुकती थी। एक रात बहुत ठंड पड़ रही थी और तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से रामू की बेटी रानी को तेज बुखार हो जाता है और मधु रामू से कहती है, देखिए जी, रानी को बहुत तेज बुखार हो रहा है, वो पूरी तरह तप रही है। रामू कहता है कि अरे मेरे पास तो 1 पैसा तक नहीं है, हम रानी को डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएंगे? मधु कहती है, कुछ तो करना होगा वरना रानी की तबीयत रात में और बिगड़ जाएगी। देखिए ना, कुछ तो कीजिए। वो रोने लगती है। दूसरी ओर रानी ठंड से कांप रही थी। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब रामू रानी को अपनी गोद में उठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है।
मधु भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। बहुत दूर तक पैदल चलते चलते दोनों थक जाते हैं और रामू रानी को लेकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे रोना आ रहा है अपनी लाचारी पर कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक ले जा सके। रानी के दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी और फिर से रामू उठता है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। कुछ घंटों चलने के बाद वो मधु के साथ रानी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन अफसोस, उसके पास पैसे ना होने पर डॉक्टर रानी का इलाज करने से इनकार कर देते हैं और रामू मधु और रानी को अस्पताल से बाहर कर देते हैं। अस्पताल की सीढ़ी पर रामू अपनी बेटी को गोद में लिए बैठा रो रहा था और दूसरी ओर ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ज्यादा ठंड होने की वजह से अब तीनों ही बुखार से जूझ रहे थे और तीनों ही हॉस्पिटल की सीढ़ी पर बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के अंदर बेड पर पाता है। ये देख रामू के मन में बहुत से सवाल आते हैं। अरे, मैं अंदर कैसे आया? मुझे कौन लाया? और मधु और रानी कहाँ हैं? इतने में उसके सामने वो डॉक्टर आता है जिसने उसकी बेटी को पैसा ना होने की वजह से एडमिट नहीं किया था और रामू उससे सवाल करता है कि मुझे अंदर कौन लाया? जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि आपको एक औरत ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया क्योंकि आप सभी को ठंड लगने की वजह से तेज बुखार हो गया था और आप तीनों ही सीढ़ियों पर बेहोश थे। रामू उस औरत के बारे में पूछता है कि वो कौन है तो डॉक्टर सामने की ओर इशारा करके उस औरत के बारे में बताता है। अब रामू जाकर उस औरत से बात करता है और पूछता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो औरत बताती है, मेरा आपके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मेरी फैमिली बहुत गरीब थी। मैं भी किसी सड़क किनारे ठंड से जूझ रही थी और किसी नेक दिल इंसान ने इसी तरह हमारी मदद की थी। तब से आज तक वो औरत गरीबों की मदद करती है। ये सुनकर रामू उसे धन्यवाद कहता है और फिर रामू अपनी बेटी से मिलता है और अपनी पत्नी से भी। अब रामू से वो औरत पूछती है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो सब इतनी देर रात तक हॉस्पिटल के बाहर बैठे थे? तो रामू उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद वो औरत रामू और उसके परिवार की मदद करती है और रामू का घर भी बिल्कुल ठीक करवा देती है। अब रामू को गरीबी और ठंड दोनों से छुटकारा मिल जाता है। दूर किसी गांव में एक काली नाम की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो थोड़ी सांवली थी और उसके रंग को देख कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग भी उसका मजाक बनाते थे। इस बात से उसके घर वाले भी काफी परेशान रहते थे कि आगे जाकर उसका क्या होगा। एक दिन काली स्कूल जा रही थी और रास्ते में दो लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, ये काली है ना, जैसा नाम वैसी ही शक्ल। अरे यार, इसे तो ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, कहीं बच्चों ने इसे देख लिया तो बेचारे डर जाएंगे। सही कहा तूने, बच्चे तो डरेंगे ही ना कि इतनी काली कलूटी उनके सामने जाएगी, और वैसे भी दिखती भी भूत की तरह है ये। उन दोनों लड़कियों की बात काली को बहुत बुरी लगती है, पर वो उन्हें कुछ कहती नहीं और स्कूल ना जाकर घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे ऐसे वापस आकर रोते हुए देख उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ काली बेटी, स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गई और ऐसे क्यों रो रही है तू? मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पर क्यों, क्या हुआ तुझे जो स्कूल नहीं जाना है? स्कूल में सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसे खुलेआम इस काली शक्ल को लेकर नहीं घूमना चाहिए, मुझे देखकर बच्चे डर जाएंगे। कौन कहता है ये सब? पागल है जो तुझे ऐसा कहते हैं। तू तो बहुत सुंदर है और तू काली नहीं है, सांवली है। और वैसे भी कितने लोग हैं इस दुनिया में जो काले और सांवले हैं, क्या वो घर से बाहर नहीं जाते?
मैं क्या करूँ माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जब सब मुझे काली काली कहते हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना। पागल मत बन बेटी, अगर आज तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो लोग तेरी शक्ल नहीं तेरी काबिलियत से तुझे पहचानेंगे। काली को उसकी माँ की ये बात समझ आ जाती है और अब वो फिर से स्कूल चली जाती है। वहाँ पर फिर से स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते हैं, लेकिन काली उन सब की बातों को नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वक्त के साथ यूं ही 10 साल बीत जाते हैं और अब काली पूरे 20 साल की हो चुकी थी, जो कि अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। लेकिन अब उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र हो रही थी। उसकी माँ ममता उससे कहती है, बेटा अब तू बड़ी हो गई है और तेरी शादी की उम्र भी हो गई है, तो अब तू जल्दी से शादी कर ले। मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। माँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी शादी? शादी तो करनी ही होगी बेटा। लड़की तो पराया धन होती है। आज नहीं तो कल तुझे अपने पति के घर जाना ही है। पर माँ, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई भी लड़का यही चाहेगा कि उसकी पत्नी एक सुंदर लड़की हो, ना कि काली। अरे बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते और कोई ना कोई तो होगा जो तेरे लिए बना होगा। अरे माँ, मुझे नहीं करनी शादी, बस मैं जा रही हूँ अब ऑफिस। इतना कहकर काली घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है। काली के लिए ममता जितने भी लड़के देखती सभी उसका रंग देखकर मना कर देते और ये सोच सोच कर उसकी माँ परेशान रहती थी कि अब काली से कौन शादी करेगा। एक दिन पड़ोस की कमला काली के घर आती है और उसकी माँ से कहती है, ममता बहन, अरे ओ ममता बहन, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। कमला, क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रही है? अरे ममता बहन, एक रिश्ता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, अपनी काली से शादी के लिए राजी भी है। तुम कहो तो शादी की बात करूं। अरे पर वो है कौन? कहाँ से है? घर बार का कुछ तो बता। अरे यहाँ पास के गांव का है, घर में ज्यादा कोई नहीं है, एक भाभी है, बस वो भी विधवा है। भाई की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी, तो अब वो राजीव का ध्यान रखती है। सास ससुर भी नहीं है। हमारी काली राज करेगी, राज। अच्छा, बोलो तो करूं बात शादी की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर बाद में कुछ और दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे? कहीं उसका उसकी भाभी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो ममता बहन, पूरा गांव जानता है, भाभी देवर नहीं, माँ बेटे की तरह रहते हैं दोनों साथ में। अब ठीक है बहन, जैसा तुम्हें सही लगे करो तुम। तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। इतना कहने के बाद कमला वहां से चली जाती है और ममता जैसे तैसे काली को शादी के लिए राजी करती है। एक दिन कमला राजीव और उसकी भाभी को साथ ले आती है और दोनों के घर वाले आपस में बातें करते हैं। वहीं काली को भी राजीव और उसकी भाभी से बात करके अच्छा लगता है और वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन 1 महीने बाद राजीव और उसकी भाभी का काली के साथ रहन सहन बदल जाता है। एक रात काली राजीव को अपनी भाभी के कमरे से निकलता हुआ देख लेती है और अगली सुबह वो राजीव से कहती है, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या हुआ, कहो। आप कल रात भाभी के कमरे में गए थे। मैं क्यों जाऊंगा उनके कमरे में? तुम कुछ भी मत बोला करो। पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको उनके कमरे से आते हुए। अरे मैं नहीं गया। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, आप सच बताओ क्या बात है? आपका आपकी भाभी से क्या रिश्ता है? तू अपना मुंह मत चला, समझी? चुपचाप कोने में पड़ी रह और मुफ्त की रोटियां तोड़। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। राजीव का इस तरह से काली से बात करना काली को कुछ समझ नहीं आता और अब काली को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि राजीव और भाभी के बीच में कुछ तो चल रहा है। ये जानने के लिए वो भाभी के बाहर जाने पर उसके कमरे की तलाशी लेती है। उसे वहां एक तस्वीर मिलती है जिसमें कि राजीव और उसकी भाभी साथ पति पत्नी की तरह खड़े थे।
ये देख काली के होश उड़ जाते हैं और इतने में वहाँ राजीव और उसकी भाभी दोनों आ जाते हैं। उन्हें साथ देखकर काली कहती है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, तुम दोनों देवर भाभी नहीं पति पत्नी हो, है ना? हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और भाभी आपने अपने ही पति की शादी दूसरी लड़की से करवा दी, क्यों? ये सब करना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है कि आप अपने ही पति की शादी किसी और लड़की को धोखा देकर उससे करवा दो? शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? उनसे कुछ मत कहो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बात है। इतना कहकर राजीव काली को बताता है कि राजीव की शादी उसकी भाभी से हुई थी, लेकिन उन्हें कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, जिसके बाद राजीव की पत्नी ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। पर उसे ये भी डर था कि अगर उससे सुंदर लड़की राजीव की लाइफ में आती तो कहीं राजीव उससे दूर ना हो जाए। इसलिए उसने राजीव की शादी एक काली लड़की से करने की सोची और उन्हें मिली काली, जिसके बाद दोनों ने सोचा कि शादी के बाद काली से बच्चा मिलते ही राजीव उसे तलाक दे देगा। ये सुन काली कहती है, तुम दोनों इतने नीच होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों अपने फायदे के लिए किसी और की जिंदगी खराब करना चाहते हो। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे ये सोच, मैंने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया है, वरना कौन करता है ऐसी काली और बदसूरत लड़की से शादी। माना मैं काली और बदसूरत हूँ, पर मेरा दिल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, समझे? और अब गौर से मेरी बात सुनो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम दोनों जो चाहते हो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती काली, और सोचो अब कौन करेगा तुमसे शादी? अगर तुम कहीं चली गई तो कौन अपनाएगा तुम्हें? उसकी फिक्र तुम मत करो, जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। इतना कहकर काली राजीव के घर और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है। निशा एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए उसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसने रोहन नाम के एक लड़के से लव मैरिज की थी। रोहन एक गरीब घर से था। शादी को पूरे 3 महीने हो चुके थे, लेकिन निशा ने अपनी जॉब नहीं छोड़ी होती है और वो जॉब से आते वक्त अपने घर जरूर जाती थी और अपने घर से कुछ ना कुछ जरूर लाती थी। ये देख रोहन उससे कहता है, निशा ये क्या है? तुम हर रोज जॉब से आते वक्त अपने घर से कुछ ना कुछ ले आती हो और आज फिर कुछ ले आई हो। ये सब अच्छा नहीं लगता है, रोज रोज अपने घर जाना और वहाँ से कुछ ले आना। तुम्हारे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें कुछ लाके ही नहीं देता? मैं तुम्हें खर्चे के लिए पैसे देता हूँ, तुम उनमें से खर्च कर लिया करो ना। जितने पैसे तुम मुझे देते हो ना, उससे ज्यादा मैं खुद कमा लेती हूँ। और वैसे भी ये मेरी माँ ने दिया है, तुम्हारी तो कोई माँ है नहीं जो मुझे कुछ ला कर दे सके। और मैं अपने घर से बढ़िया क्वालिटी वाली प्रेस लेकर आई हूँ और तुम्हारे कपड़े तो कोई प्रेस करवाता ही नहीं है, इससे तुम खुद ही प्रेस कर लेना अब से। निशा भाभी, रोहन भाई के कपड़े मैं खुद प्रेस करवा कर लाती हूँ और भाभी अगर तुम्हें भी कोई कपड़ा प्रेस करवाना है तो मैं करवा कर ला दूंगी। नहीं नंजी, मैं आपको कोई कपड़ा नहीं दूंगी। आपको पता भी है कि मेरी साड़ी कितनी महंगी है। किसी प्रेस वाले ने अगर ये जला दी तो क्या आप मुझे इतनी महंगी साड़ी लाकर दोगी जितनी महंगी मेरी माँ ने मुझे दी है? और वैसे भी मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ सुमन नाम की एक लड़की आ जाती है और कहती है, सिमरन दीदी चलो, आपको माँ बुला रही है मेहंदी के लिए, और फिर हमें गोद भराई में भी तो जाना है। आप जल्दी चलो दीदी, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ सुमन चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। भाभी मैं जरा पड़ोस में ही मेहंदी लगाने जा रही हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। दीदी तुम ये मेहंदी लगाने का काम छोड़ क्यों नहीं देती हो? और क्या थोड़े से पैसों के लिए घरों में जाकर मेहंदी लगाती हो? अगर मेरे घर में सबको पता चलेगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी कि मेरे जॉब करते हुए भी मेरी नंद घरों में जाकर मेहंदी लगाती है। निशा, सिमरन दीदी को बहुत समय बीत गया ये काम करते हुए। हमारे माँ बाप के जाने के बाद हमारा इसी काम के पैसों से घर चलता है और इसी मेहंदी के पैसों से ही मेरी दीदी ने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। और वैसे भी अब तो हमें दीदी की शादी भी करनी है, फिर तो ये काम अपने आप छूट जाएगा। और वैसे भी इस काम में बुराई क्या है? अच्छा रोहन भाई, मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। निशा अपनी नंद को देखकर बहुत जलती थी। उसको तो अपनी नंद फूटी आंख नहीं सुहाती थी और अपनी नंद से वो बहुत नफरत करती थी। और निशा अपनी जॉब की कमाई को लेकर बहुत ज्यादा ही इतराती थी और जब देखो अपने पैसों का गुणगान करती थी। निशा अपनी नंद सिमरन के काम को कोई अहमियत नहीं देती थी। एक बार की बात है, निशा के ऑफिस की एक लड़की की शादी थी।
उस दिन निशा को ऑफिस की एक लड़की का कॉल आता है। सपना, तुम्हें शालू की मेहंदी के फंक्शन का पार्सल मिला? हाँ निशा, मुझे भी मिल गया है। शालू ने हमें अपनी मेहंदी के फंक्शन में एक जैसी साड़ी सब सहेलियों को पहनकर बुलाया है। कितना अच्छा लगेगा ना, हम सब शालू की मेहंदी फंक्शन में एक जैसी साड़ी पहनकर जाएंगे। हाँ वो तो है, चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमें शाम 7 बजे निकलना भी तो है। अच्छा ओके बाय। अरे यार, इस पैकेट में साड़ी यहाँ तक लाने में पूरा सिकुड़ गई है, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ, अगर सलवटें होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। शालू ने कितने प्यार से ये साड़ी हम सब सहेलियों को दी है, अच्छे से पहनकर तैयार होकर जाना चाहिए ना। निशा उस दिन बहुत ज्यादा खुश थी। उसे अपने ऑफिस की सहेली की मेहंदी के फंक्शन में जो जाना था, अपनी सहेली के भिजवाई हुई साड़ी और ब्लाउज को वो प्रेस करने लगी। फंक्शन में जाने की खुशी में निशा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेस बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। जैसे ही वो ब्लाउज पर प्रेस रखती है, ब्लाउज उस पर चिपक जाता है और ब्लाउज जल जाता है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया? ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो शालू की मेहंदी फंक्शन में यही वाली साड़ी पहन के जाना था। शालू ने कितने प्यार से साड़ी भिजवाई थी, अगर मैं ये नहीं पहन कर गई तो सारी सहेलियां एक जैसी साड़ी पहनेंगी, मैं ही सबसे अलग दिखूंगी। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर निशा रोने लग जाती है। तभी उसकी नंद सिमरन वहां आ जाती है। निशा को रोता हुआ देख सिमरन टेंशन में आ जाती है और वो सारी बात समझ जाती है और उससे कहती है, भाभी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम अपनी सहेली शालू के मेहंदी फंक्शन में जरूर जाओगी और वो भी यही साड़ी पहनकर जाओगी। पर दीदी देखो ना, मेरा ये ब्लाउज तो पीछे से पूरा ही जल गया है, इसमें से पीछे से सब कुछ नजर आएगा। नहीं नजर आएगा भाभी, अगर मेहंदी वाला ब्लाउज पहनकर जाओगी तो, और वो भी नए मॉडल का ब्लाउज। क्या? मेहंदी वाला ब्लाउज? मैं कुछ समझी नहीं दीदी, आप क्या बोल रही हो? लाओ भाभी, मुझे अपना ब्लाउज दो, मैं अभी आपको सब कुछ समझा देती हूँ। बस आप मेरी तरफ अपनी कमर करके बैठ जाओ। भाभी मैं आपकी कमर पर इतना सुंदर ब्लाउज का डिजाइन बनाऊंगी ना कि सब लोग आपको वहां देखते ही रह जाएंगे। सच में उस दिन सिमरन ने सही दिमाग लगाकर ब्लाउज का डिजाइन बनाया और उसका मेहंदी का हुनर उस दिन काम कर गया। सिमरन ने ब्लाउज को बीच में से काटकर उसमें डोरी बांध दी और सुंदर ब्लाउज बनाया और बहुत ही प्यारा सा मेहंदी का डिजाइन बनाया। निशा की पीछे की मेहंदी सूख जाती है और निशा शीशे में वो डिजाइन देखती है। उसे वो डिजाइन बहुत पसंद आता है, उसे वो डिजाइन नया और अलग लगता है। निशा जो अपनी नंद से इतना जलती थी, अब प्यार में बदल जाती है। निशा अपनी नंद सिमरन के गले लग जाती है और वो अपनी नंद को भी अपने साथ मेहंदी के फंक्शन में लेके जाती है। फंक्शन में निशा अपने सारे फ्रेंड्स से अपनी ननद को मिलवाती है। सब लोग जब निशा का मेहंदी वाला ब्लाउज का डिजाइन देखते हैं तो उनके मुंह से तारीफ रुक ही नहीं रही होती है। अरे वाह निशा, तेरा ब्लाउज तो सबसे अलग है, मेहंदी वाला ब्लाउज। इतनी तारीफें सुनकर निशा ने सबको बता ही दिया कि ये ब्लाउज उसकी नंद सिमरन ने बनाया है। ये सुनकर शालू भी अपनी साड़ी के ब्लाउज के पीछे वो डिजाइन बनवा लेती है और वहां आई निशा की सभी सहेलियां अपने बैग पर डिजाइन बनवा लेती हैं। ये देख सिमरन बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब उसकी भाभी के मन में उसके लिए कोई भेदभाव नहीं था। वो दोनों नंद भाभी खुशी खुशी पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। सुनील एक पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा होने के बाद भी उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली होती है, इसीलिए वो थक हार कर रिक्शा चलाने लगता है, जिससे उसके घर का गुजारा हुआ करता है। शाम को जब सुनील रिक्शा चलाकर घर पहुंचता है तो देखता है कि सरिता उसकी पत्नी पास ही खेल रहे बच्चों को देखकर रो रही होती है। शादी के 10 साल बाद भी आज भी उनके घर कोई बच्चा नहीं हुआ होता है, इसीलिए सरिता हमेशा उदास रहा करती है। सुनील सरिता से कहता है, सरिता क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो घर के अंदर चलते हैं। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और खाना खाकर बैठे होते हैं। सरिता वहाँ उदास बैठी होती है तो सुनील अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हुआ सरिता को?
वे हमेशा क्यों उदास बैठी रहती है? मैं जब भी उसे देखता हूँ मुझे तो वो ऐसे ही खोई हुई दिखती है। तुझे तो पता ही है बेटा, बेचारी पता नहीं कैसे इतने सालों से बिना बच्चे के जीती आ रही है। पता नहीं भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है जो उसकी गोद सूनी ही रह गई। इतना इलाज कराया हमने, हर नुस्खे और सारे जतन करके तो देख लिया, अब भगवान को यही मंजूर है तो हम क्या करें? माँ, मुझे लगता है हमें बच्चों का सुख कभी नहीं मिलेगा। चलो आप अब सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। सरिता और सुनील चारपाई पर लेटे होते हैं तो सरिता को नींद नहीं आ रही होती है। वो सुनील को जगाती है पर वो थका हुआ होता है, वो नहीं उठता। सरिता पूरी रात यूं ही आंखें खोले सोचती रहती है। सुबह होते ही सुनील अपना रिक्शा लेकर काम पर चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सुनील को शराब की लत लग जाती है और वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और घर पर भी शराब पीकर आने लगता है। एक दिन जब वो शराब पीकर घर आता है तो, आ गए आप, आज फिर शराब पीकर आए हो? आप ये शराब छोड़ क्यों नहीं देते? तुम चुप रहो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। सुनील बड़बड़ाता हुआ सोने चला जाता है। सरिता अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी देखो ये आज फिर शराब पीकर आए हैं, लगता है इन्हें शराब पीने की लत लग गई है। बहू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, अब तो अपना घर भगवान भरोसे है। अगली सुबह पड़ोस में रहने वाली सरला उनके घर आती है तो दोनों सास बहू को परेशान देखकर उनसे कहती है, सरिता माँ जी क्या हुआ, आप दोनों ऐसे परेशान क्यों बैठे हैं, सब ठीक तो है ना? सरिता और उसकी सास सरला को सारी कहानी बता देती हैं। सरला सारी बातें सुनकर थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, माँ जी आप अपने घर लड्डू गोपाल जी को ले आइए, उनके घर आते ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठाकुर जी सबके दुख हर लेते हैं, आपके भी घर खुशियाँ जरूर आएंगी। अगले दिन दोनों सास और बहू प्यारे से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं। लड्डू गोपाल जी के घर में आते ही घर में एक रौनक सी आ जाती है। दोनों सास बहू बस सारा दिन कान्हा से ही बातें किया करती थी। मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, लड्डू खाओगे? लड्डू गोपाल झूला झूलोगे? दोनों सास बहू लड्डू गोपाल को झूला झुला रही होती हैं। तभी सुनील घर आता है और देखता है उसकी पत्नी और माँ लड्डू गोपाल को झूला झुला रही हैं। वो लड़खड़ाता हुआ सोने चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। सुनील को उसका एक दोस्त मिलता है जो एक अमीर आदमी होता है, जिसके पास गाड़ी बंगला होता है और उसकी शहर में बहुत सारी कंपनी होती है। सुनील का दोस्त सुनील से कहता है, अरे भाई सुनील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? आप कौन है सर, और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। अरे यार सुनील, मैं तेरा स्कूल वाला दोस्त हूँ भाई, तू तो मुझे भूल ही गया। अरे हाँ याद आया, रमेश कैसा है दोस्त? मैंने तो तुझे, माफ करना, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे छोड़ यार, मुझे इतनी इज्जत मत दे, मैं तो तेरा वही दोस्त हूँ जिसे तू नाम से बुलाता था। पर मुझे ये बता, इतना पढ़ने के बाद तू ये रिक्शा क्यों चलाता है? भाई रमेश क्या बताऊं, बहुत ढूंढा पर कहीं अच्छी जॉब मिली ही नहीं, तो घर चलाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए रिक्शा चलाने लगा। पर तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मैं खुश हूँ तेरी तरक्की देखकर। हाँ वो तो ठीक है, पर अब तू ये रिक्शा नहीं चलाएगा, मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी कंपनी में मैनेजर बनाऊंगा। समझ के तेरे दिन बदल गए। रमेश सुरेश को अपने ऑफिस में मैनेजर की नौकरी पर रख लेता है। सुनील बहुत खुश था। वो रमेश को अपने घर लेकर जाता है। सुनील के छोटे घर के सामने रमेश की बड़ी गाड़ी रुकती है। सुनील रमेश को अपने घर में लेकर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और बीवी दोनों ही लड्डू गोपाल के साथ बातें कर रहे हैं। वो ये सब देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या हो रहा है? जब भी देखता हूँ बस यही दिखाई देता है, आप दोनों इस मूर्ति के साथ बात करते रहते हो, बस करो। जब सुनील उन दोनों पर चिल्लाता है तो रमेश अपने दोस्त सुनील से कहता है,
सुनील शांत हो जा दोस्त, और वो कोई मूर्ति नहीं है, हमारे भगवान, हमारे सखा श्री कृष्ण भगवान है, जिन्हें हम प्यार से लड्डू गोपाल बुलाते हैं। तू इनकी शक्ति को नहीं जानता। मेरे पास आज जो कुछ भी है ना, वो सब लड्डू गोपाल जी की ही वजह से है। तूने सही कहा बेटा, ये सबके पालनहार हैं। पर तू कौन है? मैंने तो तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। माँ जी, मैं सुनील का स्कूल का दोस्त हूँ। ये पागल तो मुझे भूल ही गया था। मैंने आज इसे रिक्शा चलाते हुए देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इसे अपने ऑफिस में मैनेजर बना दिया है। अब ये कभी भी रिक्शा नहीं चलाएगा। देखा तूने, आखिर हमारे ऊपर लड्डू गोपाल की कृपा बरसने लगी। बहू, सुना तूने? अब हमारा सुनील एक मैनेजर बन गया है। हाँ माँ जी। सुनिए जी, अब तो आप शराब भी नहीं पीते हो और आपकी अच्छी नौकरी भी लग गई है। अब तो आप मानो कि ये सब इन्हीं की कृपा है। सही कहा आप सबने, ये सब हमारे लड्डू गोपाल की ही कृपा है। सभी जोर से राधे राधे बोलते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है, सरिता के घर सब कुछ ठीक होने लगता है। अब सुनील के पास भी अपना बड़ा घर होता है और एक गाड़ी होती है। सभी लोग सच्चे मन से लड्डू गोपाल को धन्यवाद करते हैं और थोड़े ही समय के बाद सरिता की गोद भी भर जाती है। उसके हाथ में भी अब एक छोटा लड्डू गोपाल होता है और सरिता का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं।